एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए फिर से टॉप 30 प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। यानी कि आप जो भोजन करते हो तो आपके भोजन करने के बाद जो पाचन होता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपको बताना है उपचयन। कहते हैं ना, खाया पिया पचाया बराबर उपापचया, यानी कि उपचयन प्रक्रिया है। सेकंड नंबर है आपका, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। देखिए, पीडोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोग भूमि का अध्ययन करते हैं। भूमि में पीडोलॉजी का अध्ययन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या है, भारत में किस गवर्नर जनरल ने स्थायी भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी। देखिए, भारत में किस गवर्नर जनरल ने स्थायी भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी। तो आपका राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो थे, उन्होंने जनरल की स्थायी भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में मुसलमानों के द्वारा चलाया गया खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। देखिए, जो भारत में मुसलमान के द्वारा चलाया गया खिलाफत आंदोलन था वो किस वर्ष चलाया गया था। तो 1919 में ये आंदोलन चलाया गया था। झंडा सत्याग्रह के लिए किस शहर को जाना जाता है। देखिए, झंडा सत्याग्रह की बात करते हैं तो याद रखिएगा नागपुर को जाना जाता है। नागपुर, यानी कि झंडा सत्याग्रह नागपुर के लिए प्रसिद्ध है। 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने की थी। देखिए, 1864 की बात यहाँ पे हो रही है कि 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। ठीक है, किसने की थी, केशव चंद्र सेन ने की थी। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए है इसका। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय क्रांतिकारियों की माता किसे कहा जाता है। देखिए, भारतीय क्रांतिकारियों की माता की अगर हम बात करते हैं तो आपको याद रखना है मैडम कामा को। मैडम कामा जो भारतीय क्रांतिकारियों की माता मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। देखिए, एंटोमोलॉजी की बात करते हैं तो कीटों का अध्ययन हम एंटोमोलॉजी में करते हैं, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है, फैराडे के नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है। देखिए, जो फैराडे का नियम होता है वो विद्युत अपघटन से संबंधित है, यानी कि विद्युत अपघटन फैराडे के नियम की प्रक्रिया से संबंधित है। फ्यूज का तार किस मिश्र धातु के बने होते हैं। देखिए, जो फ्यूज का तार होता है ना वो किस मिश्र धातु के बने होते हैं, आपको बताना है सीसा और टिन से। सीसा और टिन का फ्यूज तार बना होता है, यानी कि फ्यूज का जो तार होता है वो मिश्र धातु के बने होते हैं। कौन कौन से मिश्र धातु होते हैं, तो सीसा और टिन होते हैं। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है। देखिए, मानव के मस्तिष्क की अगर बात करते हैं तो आप बता सकते हो कि मैक्सिमम जो होता है मानव मस्तिष्क वो 1350 से 1400 ग्राम का होता है। ठीक है, 1350 से 1400 ग्राम तक मानव मस्तिष्क का वजन होता है। महिलाओं में कम होता है, पुरुषों में ज़्यादा होता है, यानी कि 1300 से लेकर 1400 ग्राम तक। ठीक है, 1400 ग्राम तक महिलाओं में होता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि 1350 से लेकर, ठीक है, 1350 से लेकर, ठीक है, 1450 तक पुरुषों में होता है, यानी कि हमसे महिलाओं से पुरुषों में क्या होता है, अधिक होता है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना है, जब आप मानव मस्तिष्क की बात ही कर रहे हो तो मस्तिष्क यानी ब्रेन का अध्ययन कहाँ किया जाता है। आपको बताना है कि जो ब्रेन का अध्ययन होता है वो न्यूरोलॉजी में करते हैं। ब्रेन में कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो आपको बताना है कि न्यूरॉन कोशिका पाई जाती है, जो सबसे बड़ी कोशिका होती है। हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका, बड़ी कोशिका कौन सी होती है, आपको बताना है न्यूरॉन होती है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है। देखिए, मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है। देखिए, यूरिया के निर्माण के बारे में बात करें तो लीवर में यूरिया का निर्माण होता है। ठीक है, लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, याद रखिएगा।
और लीवर के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, अगर मैं आपको बताने लगूँ तो मैक्सिमम 200 फंक्शन तो सिर्फ लीवर के होते हैं हमारे बॉडी में। इसलिए लीवर, अगर देखिए लीवर के पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है, ये जितना ज़्यादा डैमेज होता है उतना ज़्यादा इसका पुनर्जनन भी होता है। यानी कि इसकी जो सेल्स होती है लीवर की ना, वो काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी होती है उसके पास, वो बार बार क्या होता है रीजनरेशन करती है, यानी कि नया सेल का निर्माण करती है। ठीक है, तो लीवर के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है, लीवर में होता है। और सबसे बड़ी ग्रंथि भी हमारी कौन सी होती है, लीवर ही होती है। और आपसे पूछा जाए कि हमारे शरीर की मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं, तो मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय को कहते हैं। ठीक है, ये मिश्रित ग्रंथि होती है जिसे हम अग्नाशय कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए हमारे शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो ब्लड बैंक आप प्लीहा को कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण को क्या कहा जाता है। देखिए वायुमंडल में प्रकाश का जो विसरण होता है ना, उसे धूल कण कहते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूत्रालयों के पास प्राय नाक में चुभने वाली जो गंध होती है उसका क्या कारण होता है, यानी कि मूत्रालय में क्या ऐसा होता है, कौन से ऐसे एसिड होते हैं जिसकी वजह से स्मेल आती है। तो आपको बताना है क्या, अमोनिया, अमोनिया की वजह से स्मेल आती है। ठीक है, लेकिन हम लोग अमोनिया रिमूव नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग यूरिक एसिड के फॉर्म में रिमूव करते हैं वॉशरूम को, यानी कि मूत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस तत्व की वजह से गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। ऐसा कौन सा तत्व है हमारे मिल्क में, यानी कि गाय के दूधों में, जिसका रंग हल्का पीला होता है। तो आपको बताना है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कैरोटीन। कैरोटीन की वजह से दूध का रंग कैसा होता है, पीला होता है। तंबाकू में उपस्थित एल्कलॉइड क्या होता है। देखिए तंबाकू में जो उपस्थित एल्कलॉइड होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो आपको बताना है निकोटीन कहते हैं। निकोटीन होता है हमारे तंबाकू में, जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। हम सभी जानते हैं कि हानिकारक होता है, लेकिन ऐसा लोग करते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, उन्हें खाना कंटिन्यू रहता है। पाचन की रसों में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए पाचन की जो रस होती हैं उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको बताना है ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी कि हमारे आमाशय में कौन सा एसिड पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, जब हमारे बॉडी में भोजन आता है, जैसे कि हमने माउथ से भोजन को किया, तो माउथ से भोजन लेने के बाद ग्रासनली के माध्यम से जब भोजन हमारा आमाशय में आता है ना, स्टमक में आता है, तभी वहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, क्या पूछे आपसे, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन करते हैं, तो आपको बताना है अनुवांशिक का और गुणसूत्र का। गुणसूत्र और अनुवांशिक का अध्ययन जेनेटिक्स के अंदर किया जाता है। जेनेटिक्स की खोज किसने की थी, गेगर्जॉन मेंडल ने की थी। गेगर्जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर खोज किया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है आपका, एक और क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे लिखा है गुणसूत्र। गुणसूत्र की खोज किसने की थी, गुणसूत्र की खोज स्टार्चबर्गर ने की थी। गुणसूत्र की खोज स्टार्चबर्गर ने की थी, और इसे नाम किसने दिया था, आपको बताना, वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक थे। वाल्डेयर थे जिन्होंने गुणसूत्र को नाम दिया था, और स्टार्चबर्गर ने गुणसूत्र की खोज की थी। देखिए जब भी हम पढ़ाते हैं तो बच्चों को हमेशा, स्टूडेंट को हमेशा कॉपी पेन लेकर बैठना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा चीज़ों को यहाँ पे लिखते हो ना, जो चीज़ें नहीं लिखते हैं, जो चीज़ें हम बोलते हैं, उस चीज़ को नोट आउट करना चाहिए और उसको समझना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी टीचर एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन बताने की कोशिश करता है, इसलिए फोकस करते रहना चाहिए, पेन कॉपी लेकर बैठना चाहिए। इससे आपको एक क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ कई क्वेश्चन लर्न हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए मैंने गुणसूत्र के बारे में बता दिया आपको। हमारे शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं, आपको बताना है 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं। कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन कहाँ क्या मतलब कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। आपको बताना है साइटोलॉजी के अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान में खैरा रोग किसके कारण होता है। देखिए जो धान में खैरा रोग होता है वो किसके कारण होता है, तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए। ज़्यादातर लोगों का आंसर होना चाहिए ऑप्शन है। क्या ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
धान में खैरा रोग किस कारण से होता है? तो आपको बता दिया जाए, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए जिंक। मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए मधुमक्खी का जो पालन होता है, अगर उसके बारे में बात करें तो एपी कल्चर के अंतर्गत हम मधुमक्खी का पालन करते हैं। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? देखिए कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी सीमेंट कहलाता है। मतलब कि कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट को मिलाकर ही सीमेंट बनता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन सभी लोग जानते हो, जिसे हम CFC कहते हैं। तो CFC जो होता है वो निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? अब यहाँ पर ये पूछा है, मैंने तो बता दिया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका पूरा फुल फॉर्म है, जिसे हम CFC कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये किस नाम से और जाना जाता है? आपको बताना है कि फ्रीऑन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म तो अलग गैस हो गई। मार्स गैस को हम लोग कहते हैं मेथेन, है ना, मेथेन कहते हैं। इसका सूत्र होता है CH4, ठीक है, CH4 होता है। तो इसका यानी कि फ्रीऑन बचा आपका, ग्लिसरीन हो नहीं सकता, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? देखिए संसद का जो स्थायी सदन है, अगर हम बात करें तो राज्यसभा का है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो मैनचेस्टर हम कानपुर को कहते हैं, इसलिए राइट आंसर बिना सोचे आप लोग ए लगा दीजिए। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।